बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 114 मुलाहिज़ा फरमाएं। ड्राइवर कैसे कहता कि ये खिलाफ कानून है। थानेदार की वर्दी में शेख आगे बराजमान था। पीछे हम 4 अफराद थे, लेकिन हमने भी बड़ी चालाकी से ये किया था कि एक पीछे दरवाजे से मोहसिन पहले अंदर घुस के बैठ गया था। दूसरी तरफ से मैंने उन दोनों को पहले बैठने पर मजबूर किया ताकि खुद दूसरे दरवाजे की तरफ पहरेदारी के फ़राइज़ अंजाम दे सकूँ। निशस्त के इस इंतज़ाम पर भी एक मुख्तसर सा तल्ख और तुर्श इख्तिलाफी मुकालमा हुआ, लेकिन वो महज छेड़खानी था। शेख ने उनको एक डांट लगाई तो वो मजबूर हो गए। टैक्सी में बैठने से पहले वो खासे बेदर्र और मजलूम नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के गैर मुतवक्के अंजाम ने उन्हें फिक्रमंद कर दिया था और उनके चेहरों पर वो खबासत लौट आई थी जो उनकी असल फितरत की अक्कासी थी। मुझे शुबा था कि वो मुसल्लह होंगे, लेकिन जिला कचहरी में असले की नुमाइश मुश्किल थी। उसके बाद हमारी मुदाखलत ने उन्हें बेबस कर दिया। खुसूसन मैं बहुत मोहतात रहा कि किसी का हाथ जेब या नेफे की तरफ बढ़े तो उसे रोक दूं, ख्वाह उसके लिए मुझे हाथ को वार करके सुन करना पड़े या कलाई तोड़नी पड़े। आखिरी खराबी हवालदार बिजली और इंस्पेक्टर शेख का नमूदार होना था, और ये सब इतनी जल्दी में हो गया था कि वो कुछ भी नहीं कर सके थे। अदालत में यकीनन वो भी होंगे जिन्होंने तय किया होगा कि किसी ने टेप की कॉपी पेश की तो उसे बाहर निकलते ही ठिकाने लगा देंगे, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने अपने 2 चमचों को हुक्म दिया कि सिकंदर के दूसरे हिमायती को पकड़ लाओ। बगैर बसा आरजू के खाकशुदा वो खुद पकड़ने गए। हवालदार बिजली को जिल्लत का आखिरी सदमा ये उठाना पड़ा कि शेख ने उसे ज़बरदस्ती टैक्सी में फिट होने से रोक दिया और बस में आने को कहा। 5 तो पहले ही फंस गए हैं, फिर तुमको बीच में आके चूर होने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो सर जी 5 भी नहीं बैठ सकते टैक्सी में, हवालदार ने जल बुन के मगर आहिस्ता सिखा। ये तो है, शेख ने यूं कहा जैसे अभी तक उसे एहसास ही नहीं था कि 5वीं सवारी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अच्छा तुम इनमें से एक के साथ रिक्शे में आ जाओ, वो बोला और उसने मुझे उतरने का इशारा किया। मैंने फौरन हुक्म की तामील की। शेख ने रिवाल्वर निकाल लिया। अगर रास्ते में किसी ने दरवाजे की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा, और बैक व्यू मिरर को उस दरवाजे पर एडजस्ट कर लिया जिससे मैं उतरा था। तुम जरा पीछे देख के गाड़ी चलाओ और पीछे अपनी आंखों से देखो, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा। हवालदार बिजली और मैं उन मुसाफिरों की तरह खड़े रह गए जिनको एक दूसरे की शिकायत पर बेटिकट होने के जुर्म में किसी वीरान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया हो और ट्रेन जा चुकी हो। हवालदार साहब, मैंने कहा, रिक्शा रोको, एसपी साहब हुक्म दे गए हैं। वह ऐसा ही था। हवालदार ने मेरी जालत पर मुलामत अमेज लहर में कहा, रिक्शे का किराया इसका बाप देगा, हुक्म दे गए हैं। मेरा ख्याल है तुम सवाल करोगे तो बड़े शेख साहब इनकार नहीं करेंगे। मेरे जेब से सिगरेट निकाल के चलाई। उनका असूल है कि किसी फकीर को खाली हाथ मत लौटाओ, बड़े सखी और नेक दिल आदमी है। तुम्हारी जेब में भी तो पैसे होंगे। हवालदार ने इस बेइज्जती को भी दिल पर जबर करके बर्दाश्त किया। एक सिगरेट तो दे दो। मैंने नफी में सर हिलाया। ये रिश्वत हो जाएगी। इसके अलावा मेरा असूल ये है कि ना किसी से मांग के पीता हूँ ना पिलाता हूँ। रिक्शे का किराया तो दे सकते हो, तुम खुद बैठोगे उसमें। हवालदार बिजली ने खून ख्वार लहजे में कहा, दे तो सकता हूँ मगर दूंगा नहीं। मैंने सिगरेट का एक कश लेकर कहा, इसके भी 2 असबाब हैं। एक ये कि सवाल मेरी इज्जत का है, तुम साथ बैठोगे तो लोग समझेंगे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा सबब यह है कि मेरा इरादा पैदल जाने का है। पैदल चलने से सेहत ठीक रहती है और मुझे तुम्हारी सेहत तो वैसे ही काबिल अफसोस लगती है। मौसम भी क्या सुहाना है, पैदल चलोगे तो भूख खुल जाएगी। सपहर का सूरज अपनी तमाज़त बरसा रहा था जिससे सड़क का तार कोल तक पिघलने लगा था, और खुद मेरा भूख से हाल पतला हो रहा था, लेकिन मैंने पैदल चलना शुरू किया। सख्त ऐश के आलम में हवालदार बिजली एक रिक्शे वाले को रोका और थाने चलने को कहा। रिक्शे वाले ने मीटर बंद हुए कपड़े की तरफ इशारा किया। मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है हवालदार साहब। हवालदार बिजली ने अपनी मखसूस महारत का इस्तेमाल किया और बिजली की तरह रिक्शे वाले की गुद्दी पर एक हाथ रसीद कर दिया। शिफ्ट की औलाद सरकारी ड्यूटी से इनकार करता है। रिक्शे वाला ज़र्ब की शिद्दत से ज्यादा इस कदर मुननी किस्म के हवालदार की फुर्ती पर मोचका रह गया। इनकार वो क्या करता। तुम्हारा मीटर ठीक है ना, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हवालदार साहब किराया हमेशा पूरा देते हैं। किराया क्या सरकार। दूसरी शिफ्ट वाले को रिक्शा वक्त पर ना मिला तो कल मालिक मुझे रिक्शा देगा ही नहीं, रिक्शे वाले ने फरियाद की। मैंने हवालदार बिजली को बेतकल्फी से हाथ थाम के घसीट लिया। अच्छा तो फिर तुम जाओ, हम दूसरा रिक्शा लेकर जाते हैं। आप जैसे लोग। हवालदार बिजली ने बमुश्किल तमाम खुद को गलत जुमला बोलने से रोका। हमारी भी बेइज्जती खराब कराते हैं। रिक्शे का ड्राइवर रफू चक्कर हो गया था और मैं दूसरे रिक्शे के लिए फिर हवालदार पर तकिया किए खड़ा था। बेइज्जती खराब उसी वक्त होती है। मैंने सिगरेट का कश लेकर इत्मीनान से कहा, जब आदमी की इज्जत हो। अच्छा हुआ तुमने जबरदस्ती नहीं की, वरना दुनिया व आखिरत में रुसवा होते। एक बेगुनाह को मारने का जुर्म तो कर ही चुके थे। वो थाने जाके बोल पड़ता तो मुझे भी सच बताना पड़ता। ख्वाह मुखा केस बन जाता तुम पर मार पीट का,
और कल इसे रिक्शा ना मिलता तो गुनाह भी तुम्हारे नामाए अमाल में लिखा जाता कि तुमने उसे रिज़्क से महरूम रखने की कोशिश की। खुदा न खासा उसके घर में फाका होता। बहुत पढ़ने से बंदे का दिमाग चल जाता है, तुम्हारी तरह। उसने दूसरा रिक्शा रोकते हुए मेरी बात काट दी। शेख ने दोनों मुलजिमों को हवालात में ढक दिया था। उनके कब्जे से नाजायज असला बरामद हुआ था। चुनाचे वो सब मामला गतर बूद हो गया था जो हमारे टांग अड़ाने का नतीजा था और उनकी एक नहीं सुनी गई थी। मैंने राबिया को फ़ोन किया और बताया कि हम साथ क्यों नहीं आ सके, ज़रा इन दोनों की सुन लें फिर आते हैं। मैंने कहा तुम्हारी नाज़ों का फ़ोन आ चुका है 2 बार। राबिया ने शोखी और शरारत से कहा, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी। तुम कभी कभी बिल्कुल आम और जाहिल औरतों की तरह बातें करने लगती हो। ये तुम्हारी कहने का क्या मकसद है? मैंने बिना के कहा और रसीवर रख दिया। मोहसिन और शेख ने बड़ी दिलचस्पी से मेरी सूरत देखी। क्या बात है? शेख ने कहा, दोनों तरफ है भूख बराबर लगी हुई। हाँ यार, हुक्म था कि खाना घर आके खाओ। मैंने बात बनाई, यहाँ कहीं से कुछ मंगवा ले यार, हवालदार को पैसे दे दे। हवालदार ने इस बात का बुरा नहीं माना। शेख ने उसे 50 का नोट दिया और उसे उम्मीद थी कि वो 1 पैसा खर्च किए बगैर 4 अफराद के लिए तो आम का बंदोबस्त कर देगा। मंगल है सर जी, सिर्फ चिकन मिलेगा या किचन बिरयानी? चिकन मिले या किचन? शेख ने कहा। वापस आके मुझे बताना कि कहाँ से लाए हो। खाना खराब हुआ तो मैं उसे भी ढक दूंगा। हवालदार का चेहरा उतर गया। ये पैसे देकर खाना मंगवाने वाला साहब किसी को नहीं ढक सकता। इसकी बात का मकसद सिर्फ ये वाजे करना था कि खबरदार माले मुफ्त मत लाना वरना मैं मालूम कर लूंगा। वो सख्त दिल शिकस्ता हुआ। शेख ने हम दोनों को इशारा किया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि नए मेहमानों को खातिर तवाज़े के लिए लाया जाए। शेख के हमरा मैंने फिर उस कमरे में कदम रखा जहाँ एक रात ने मुझे समझा दिया था कि देसी और विलायती तफ्तीश के तरीकों में क्या फ़र्क है। और मैंने इतनी ज़्यादा रुसवाई, तशद्दुद की सख्ती और नाकाबिले बयान मुजालिम की जिल्लत झेली थी कि अंदर दाखिल होती उस रात का तसव्वुर मेरे लिए हकीकी अज़ाब बन गया था। इस अज़ियत खाने में हर चीज़ वैसी थी। इसकी पूरा से दहशत ज़दा कर देने वाली फ़ज़ा, वही दीवारें जिनके हर दाग पर किसी के लहू का गुमान होता था, वही गलीज बदबूदार फर्श और वही सामाने अकूबत। मुझे इस माहौल से वहशत होने लगी। मेरी हालत के तगय्युर को मोहसिन ने महसूस किया और समझ लिया। यार शेख, किसी दूसरे कमरे में बात नहीं हो सकती? मैंने कहा, हो सकती है, लेकिन मैं इस जगह के नफ्सियाती दबाव को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो बोला, मैं खुद मुख्तार होता तो इस कमरे को मसमार करा देता, लेकिन यहाँ जो कुछ है और जैसा है वही रहेगा। एक रात के तजर्बे को अपना कम्प्लेक्स मत बनने दे। जिंदगी में इससे ज्यादा कठिन मरहले आते हैं। हादसे का शिकार होने वालों की हालत क्या होती है? वो टूटे फूटे, शिकस्ता और खून आलूदा, मुर्दा और नीम जां जिस्म और बिखर जाने वाले इंसानी आज़ाद समेटते हैं और बाज़ औक़ात खुद तमाम उम्र माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन क्या इस भयानक तजर्बे के बाद वो बसों और ट्रेनों से डरने लगते हैं, उनमें सफ़र करना छोड़ देते हैं? यहाँ ऐसे भी हैं जो रोज़ वही देखते हैं। मैं शर्मिंदा होकर कुर्सी पर बैठ गया। एक सिपाही उन दोनों को धक्के देता हुआ अंदर लाया। हाँ भाई, शेख ने ठीक थानेदारों वाले लहजे में कहा, क्या इरादे हैं फिर? अब कुछ खातिर मिदारत करें तुम्हारी? उनमें से एक ने वावेला शुरू किया, लेकिन हमारा जुर्म थानेदार जी, ये कहाँ का इंसाफ है? और इंसाफ दे पुत्र है। शेख ने उसके एक जाम पर रसीद किया। नाजायज असला लेकर फिरता है डब में। ये शरीफ आदमी मुदाखलत ना करते तो तुमने उस बंदे को वहीं काट देना था। अब जुर्म पूछता है। नाजायज असले की तफसील अब मुझ पर और मोहसिन पर वाज़ेह हुई। उनके पास से सिर्फ खंजर बरामद हुए थे। मैंने खंजर देखे नहीं, लेकिन ये जानता था कि पुलिस मामूली चाकू को भी असला एक्ट के तहत खंजर करार देने के इख्तियारात रखती है, जो हर घर के बावर्ची खाने से बरामद हो सकता है और सड़क पर तलाशी ली जाए तो शुरफा की जेब में भी मिल सकता है। तू बता लातों के बूथ। शेख ने दूसरे के लात रसीद की। किसने भेजा था तुम्हें? बोल, नहीं तो तेरी चमड़ी उतारता हूँ। दूसरा ढेल ढोल में बड़ा होने के बावजूद बहुत कम हिम्मत था। वो बस से गिरा और बू बू करके रोने लगा। मुझे नहीं मालूम सरकार। वो बोला, जेब कतरे जरूर हैं। उसने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना शुरू किया। जेब कतरे? मैंने और मोहसिन ने एक साथ कहा और अपनी अपनी जेब देखी। हम दोनों के पर्स गायब थे। भाई एक वक्त उन दोनों ने अपनी जेब से पर्स निकाले और सामने रख दिए। मैंने और मोहसिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे लिए हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। वो जेब कतरे के पीछे दौड़ने का दावा कर रहे थे, फिर उन्होंने हमें जेब तराश करार दिया था और थे खुद इस फन के पुरस्कार। सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नज़र हमने संजीदगी से अपने पर्स उठा लिए। देख लीजिए जनाब, 1 पैसा कम हो तो हमको 100 जूते और 100 प्याज मंजूर। पहला बोला। तुमने मेरा सवाल सुना नहीं था शायद, शेख ने कहा। कान खराब मालूम होते हैं तुम्हारे। अभी गर्म तेल डालते हैं, साफ सुनने लगोगे। और ये हवालदार, जरा लाना गर्म मसाला। उन दोनों की हालत गैर हो गई। उन्होंने इस पेशे में दूसरों की ज़बानी इस तशद्दुद का आंखों देखा हाल जरूर सुना होगा या कभी पकड़े जाने की सूरत में इसका अमली तजरिबा भी किया होगा कि थाने में गर्म मसाला किस तरह लगाया जाता है। उन्होंने रोना पीटना शुरू किया। फिर मोटे ने कहा, मैं बताता हूँ सरकारे आली,
अब थाना मजंग के मलिक साहब से हमारे बारे में पूछ ले, हम सिर्फ जेब काटते हैं। जिला कचहरी में रश होता है और पैसा दोनों की जेब में मिलता है। दोनों कौन? मोहसिन ने हैरानी से कहा। बात मेरी नाकस अकल में भी नहीं आई थी। वही जी, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले। मोटे ने हमारी मालूमात में इजाफा किया और हमने यूं सा रिलाया जैसे ये बात तो हमें पहले से मालूम थी। अपना इलाका मलिक साहब की सिफारिश से यही हो गया है। पहले अनारकली में नीले गुंबद से रिगल चौक तक था। हमारी जगह 2 भाई थे, उन्हें क्यों तब्दील कर दिया गया उस इलाके से? शेख ने कहा। डंडी मारते थे? हाँ सरकार, नीयत बेईमान हो गई थी उनकी, हिस्सा पूरा नहीं पहुंचाते थे। छोटे ने एतराफ किया। मैं और मोहसिन दम बहुत बैठे रहे। यूं महसूस होता था जैसे ये एक इलाके के थाने से दूसरे इलाके के थाने में पोस्टिंग की बात हो रही है। लेकिन शेख ने हमें बाद में समझाया कि थानों की तरह जेब तराशों के दायरे इख्तियार की भी हुदूद मुतय्यन है। एक इलाके का जेब तराश दूसरे इलाके में वारदात नहीं कर सकता, और करे तो ये उनके अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी समझी जाती है। जिस पर इलाके में उनके इलाके का गुरोह का सरदार दूसरे इलाके का सरगुना है, यानी वो माल मुतलका इलाके वालों के हवाले कर दिया जाता है जो इलाका गैर से लाया गया हो। मलिक साहब बड़े सख्त आदमी हैं, आप तो जानते ही होंगे, मोटे ने कहा। और शेख ने सर हिलाया। हालांकि मुझे यकीन है कि इसे खाक इल्म नहीं होगा। अब सरकारी मंदी का जमाना हो या धंधे का जोर हो, उनका हिस्सा उन तक जरूर पहुंच जाता है। वो भी खुश हैं, हम भी खुश। आज भी हम रोज की तरह शिकार की तलाश में फिर रहे थे। वहाँ रोज नए चेहरे होते हैं ना जी, इसलिए कोई किसी को पहचानता नहीं, और रश भी इतना होता है कि बंदे को बंदे की खबर नहीं होती। धक्कम पेल बहुत ज्यादा होती है और लोग बुलाए हुए फिरते हैं गवाची गांव की तरह। कोई वकील को ढूंढ रहा है तो कोई पेशकार को। सबके अपने अपने केस सड़े हुए होते हैं और सब इतने परेशान होते हैं कि 10 बंदे भी टकरा जाएं तो वो पलट कर नहीं देखते। बस इसलिए वहाँ धंधा खूब चलता है। उसकी बातें इतनी अजीब थी कि बै और मोहसिन उसका बाकायदा इंटरव्यू शुरू करने लगे। फिर भी जेब की तरफ से तो सब होशियार रहते हैं। मैंने कहा, थाना कचहरी हो या बाजार। ओ जी बोले बादशाह हो, आप नहीं समझते इन बातों को। छोटे ने कहा। कैसे पाकड़ से तो लोग बसों में भी होशियार रहते हैं, मगर हम फिर भी अपना काम दिखा जाते हैं। दरअसल हमारी कामयाबी का एक राज है। जेब पर हाथ मारने से पहले बंदे को पुट दो। पुट तो समझते हैं आप? उसके कदम उखाड़ दो। जो लोग घर से बाल लेकर चलते हैं ना जी, वो तो खुद उसकी खबर देते हैं। उनका हाथ खुद उसी जेब की तरफ जाता है जिसमें माल हो। हम यही ताड़ते रहते हैं, फिर जैसे ही मौका मिलता है माल गायब। अब मौका कभी तो खुद मिल जाता है और बस को अचानक झटका लगा या ड्राइवर ने मार दी ब्रेक, तो जितने खड़े होते हैं सब खुद को गिरने से बचाते हैं। गिरे ना तब भी आपस में टकराते हैं या किसी पर चढ़ जाते हैं। बैठे हुए भी उछलते तो हैं, बस यही होता है मौका। उस वक्त 1 सेकंड के लिए आदमी की तवज्जो माल से हट जाती है। वो खुद को संभालता है या मादरत करता है, वरना ड्राइवर को या कारपोरेशन को गाली देता है। उसी 1 सेकंड में हम हाथ की सफाई दिखाते हैं तो उसे मालूम भी नहीं होता। कचहरी में तो मौका खुद पैदा हो जाता है, जिससे चाहो ऊपर नीचे आते जाते टकरा जाओ, कोई बुरा नहीं मानता। और उसे मालूम भी नहीं होता कि वो कब लुट गया, किसने टक्कर मारी थी जेब साफ करने की नीयत से। टक्कर तो भीड़ भाड़ में होती रहती है, कई जगह खुद को संभालना पड़ता है। कभी गिरने से, कभी किसी और से टकराने से, सब सॉरी कह के गुजर जाते हैं। पुट देने या किसी के कदम उखाड़ के लूट लेने की इस बेहद बारीक नफ्सियाती मसले की अफादियत ने मुझे हैरान कर दिया। किसी जेब कतरे की जबानी उसके फन से, इसरारो रमूज से आशनाई का ये पहला मौका था। तो तुम वहां शिकार की तलाश में घूम रहे थे, फिर क्या हुआ? शेख ने मताने से कहा। लंच तनावल फरमा लीजिए सर जी। खवालदार बिजली ने कमरे में कदम रंजा फरमा के ऐलान किया। सिर्फ किचन बिरयानी है। अच्छा तुम तनावल फरमाओ, शेख ने कहा। हम आते हैं। हाँ भाई। फिर वो मुल्जिमान जेरे तफ्तीश से मुखातिब हो गया। हमें एक आदमी ने बुलाया और कहा कि एक छोटा सा काम है, दोनों को 1000 दूंगा, मोटे ने कहा। उसी ने हमें तरीका भी समझाया कि खतरे की कोई बात नहीं है, बस उस आदमी को पकड़ कर ले आओ। मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा हूँ, थाने ले जाने के लिए उसको अंदर डाल दो और खुद भी बैठ जाओ। जहाँ कहोगे उतार दूंगा, बाकी काम मेरा। हमने आपस में मशवरा किया। 2000 कम नहीं थे और काम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का था। हमने कहा रकम में एडवांस दे दे। उन्होंने दे दी। बेवकूफ, अगर बाद में वो उस शख्स को कत्ल करके सड़क पर फेंक देते तो तुम क्या करते? शेख ने कहा। कितने लोग गवाही देते कि उन्हें पकड़ कर लाने वाले तुम थे। वो सारे स्टाम्प वेंडर और मुंशी और टाइप करने वाले क्या बताते तुम उनके बारे में? कत्ल का केस ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे मलिक साहब की सिफारिश से खत्म हो जाता। उन दोनों को रंग उड़ गया। 2000 पेशगी बिल जाने के बाद वो नताइज की संगीनी के बारे में सोचना तक भूल गए थे। इससे जाहिर होता था वो बैज जेब कतरे हैं, कोई खतरनाक मुजरिम नहीं है। उस शख्स की गाड़ी देखी थी तुमने? शेख ने कहा। उसका रंग, मॉडल, नंबर। उन दोनों ने सर झुका के अपनी कोता अंदेशी और बेवकूफ़ी का एतराफ़ किया। अच्छा फिर देखोगे उस शख्स को तो पहचान लोगे? शेख ने कहा।
खुदा का शुक्र करो कि आज कत्ल के इल्जाम में पकड़े जाने से बच गए। अगर वो शख्स तुम्हारे हाथ आ जाता तो अब तक उसकी लाश मुर्दा खाने में पहुंच चुकी होती। सूरत याद है ना उसकी? उन दोनों ने इकरार में सर हिलाया। फिर देखेंगे तो जरूर पहचान लेंगे आली जा। आप चाहें तो वो 2000 भी रख ले। बको मत, शेख ने गर्ज कर कहा। अफसोस ये है कि तुम वारदात का इर्तिकाब करते पकड़े नहीं गए। नाम बताओ अपने। अच्छा रहने दो, मैं मलिक साहब से पूछ लूंगा सब कुछ, उन्हें तो पता भी मालूम होगा। नाम तो मेरा भोला है जी, छोटे ने कहा। और ये छोटू है, मलिक साहब पता नहीं बताएंगे। अच्छा, शेख ने उठते हुए कहा। फिर अभी तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा सही ठिकाना मालूम ना हो जाए। हवालदार ले जाओ इन्हें, उसने बुलंद आवाज में कहा और हमारे साथ बाहर आ गया। हवालदार की जगह वही कांस्टेबल फिर नमूदार हुआ और उन्हें हंका के ले गया। हवालदार ऑफिस में महजर तनावुल फरमाने की कार्रवाई में बड़े ही नमाक से मसरूफ था। हमें देखकर उसने एक जोरदार डिकार ली और पानी का गिलास उठा लिया। हम सब ने बचे हुए किचन बिरयानी से लंच शुरू किया। क्या इंकशाफात हुए इस नाचीज पर कि अकल दंग है? मैंने कहा। यानी धंधा जेब काटने का और जिक्र बद नीति के अंजाम का और ईमानदारी पर कायम रहने का। मेरे इल्म में तो इतना इजाफा हुआ है कि सोचता हूँ कि यही पेशा इख्तियार कर लूँ। मोहसिन ने कहा। बंदों को पुठ देने का। इस पेशे के और दिलचस्प मुज़ीका खेज पहलू हैं, शेख ने कहा। मसलन यही इलाकों की तकसीम का मसला, इसमें बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि एक जेब कतरे ने किसी मोटी आसामी को ताड़ा और उसके पीछे लग गया। अब फर्ज करो उसे बदकिस्मती से मौका ही नहीं मिला और इलाका दूसरा शुरू हो गया किसी दूसरे जेब तराश का, तो वो आगे नहीं जाएगा, आसामी का सौदा कर लेगा। अपने किसी हम पेशा को बता देगा कि आसामी मोटी है, इतना माल मिलने की उम्मीद है, इतने में सौदा मंजूर है तो माल निकाल, मैं बता देता हूँ। अब बिल्कुल ये लॉटरी वाला खेल है। मामूली से मुआवजे पर मोटी मुर्गी दूसरे के सपुर्द कर दी जाती है। बकोले शायर सपुर्दम बातु माया खवीश रहा कि माल तो मेरा था मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, अब आगे दूसरा अपनी किस्मत आजमाता है। खुदा न खासा वो भी नाकाम रहे तो तीसरे इलाके की हदूद में दाखिल हो जाए तो वह रकम उसे वापस मिल जाती है जो उसने दाव पर लगाई थी। बाज़-औक़ात एक ही आसामी 4-5 हाथों में जाती है और उसे खबर नहीं होती कि करने वाले किस मदे से उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। मुझे और मोहसिन को बेइख्तियार हंसी आई। यार शेख, तू किसी जेब कतरों के गिरोह में तो नहीं रहा? मैंने कहा। गिरोह में तो नहीं रहा, लेकिन इत्तफाक है कि मैंने उनका मुशाहिदा बहुत करीब से किया है। शेख हंसा। एक जमाना था कि हम राम गली में रहते थे, वहीं एक जेब कतरों का अड्डा था जहाँ उनका सरगुना रहता था। महल्ले में उसकी बड़ी इज्जत थी और वो शाह साहब कहलाता था, लेकिन अमूमन लोग ये बात जानते थे कि वो क्या है। बस कुछ महल्लेदारी की वजह से, कुछ दुश्मनी के डर से, सबूत शहादत ना होने के बायस और पुलिस के चक्कर से दूर रहने के लिए कोई उसकी रिपोर्ट नहीं करता था। एक बार मैं गुलबर्ग से 4 नंबर बस में बैठा और स्टेशन पहुंचा। कोई 1.5 घंटे में तुम्हें मालूम है वो बस आधा लाहौर घूम के रंग महल पहुंचती है। स्टेशन तक पर्स मेरे पास था क्योंकि मैंने उतरने के बाद आलू बुखारे खरीदे थे। जब मैं दोबारा राम गली की बस में चढ़ा और कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो पर्स गायब। मैं सख्त परेशान और शर्मिंदा हुआ। कुछ लोग टिकट ना लेने के लिए जेब कट जाने का बहाना इस्तेमाल करते ही रहते हैं। मैंने कंडक्टर को एक सेर आलू बुखारे पेश किए कि कबूल फरमाइए और राम गली का एक टिकट इनायत कर दीजिए। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? कंडक्टर ने दांत निकालते हुए लिफाफा ले लिया और ये जाहिर किया जैसे मेरा जानने वाला है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है जनाब, वो बोला और टिकट दिए बगैर आगे निकल गया। हंसते हंसते मेरा और मोहसिन का बुरा हाल हो गया। फायदे में रहा तू, वरना वो उतार देता बेइज्जत करके तो मार्च करना पड़ता। अभी और सुनो, वो बोला। शाम को मैं शाह जी के डेरे पहुंचा। मैंने कहा, शाह साहब, बड़े अफसोस की बात है अब महल्लेदारी का इतना भी लिहाज नहीं रहा। आप ही के इलाके में किसी ने हम पर हाथ साफ कर दिया। शाह जी ने मुझे तसल्ली दी और तफसीलात पूछी। मसलन ये कि आपको यकीन है जेब स्टेशन आने से पहले नहीं काटी गई। मैंने आलू बुखारे वाला वाकया अर्ज किया जो इस बात का ठोस सबूत था कि पर्स उस वक्त तक नहीं निकला था। वो कायल हो गए। स्टेशन से परे हमारा इलाका नहीं है ना जी, उन्होंने कहा, लेकिन अब आप फिक्र ना करें, रात को इशा के बाद आ जाए, पर्स मिल जाएगा। मुझे जरा भी यकीन नहीं था, मगर रात को फिर मैं गया तो उन्होंने दर्जन भर पर्स मेरे सामने रखे और कहा कि अपनी चीज उठा ले और रकम गिन के तसल्ली कर ले। मैंने बंदे को समझा दिया है, देखे ना जी, किसी के मत्थे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कहाँ रहता है। पर्स में 1 रुपया तक कम नहीं था। खाने के बाद शेख ने मदंग थाने का नंबर मिलाया। भाई मैं ASI इकराम शेख बोल रहा हूँ। हाँ, वो अपने मलिक साहब हैं ड्यूटी पर? अच्छा, मलिक साहब ही बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, खैरियत ही थी। वो आज जिला कचहरी के आते से 2 बंदे पकड़े गए थे। एक खुद को भोला भाला, माफ कीजिएगा, भोला कहता है, दूसरा छोटू कहते हैं। मलिक साहब मदंग थाने वाले जानते हैं हमें? मैंने कहा, अच्छा, उन्हीं से मालूम कर लूंगा, क्या पता है उनका फिर भी कोई ठिकाना होगा उनका जहाँ से जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। नहीं, अभी तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, लेकिन बाद में इनको बुलाना पड़ा तो जी आपसे कह दूंगा। बहुत बेहतर, अस्सलाम वालेकुम। उसने रिसीवर रख दिया।
दोनों मलक साहब के आदमी हैं, जेब तराशी के अलावा मुखबरी भी करते हैं। इनको रोके रखने से क्या हासिल, वो तो निकल गए जिन्होंने 2000 में इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अब वो जैसे चाहें अपने 2000 वापस वसूल करें, नकद या नाकामी की सजा देकर। हवालदार बिजली ज्यादा खा लेने के बाद किसी कमरे में कहलूला फरमा रहे थे। वो जमाइयां लेता अफीम खाने वालों की तरह स्लो मोशन में चलता हुआ नमूदार हुआ। हुक्म आली जा, इन दोनों की छुट्टी कर दे, एएसआई शेख ने कहा। और तुमको भी सोना ही है तो घर जाओ, 4 बजने वाले हैं। हशमत खान को चार्ज देकर मैं भी चला जाऊंगा। हवालदार ने सर खुजाया और मुल्जिमान को तफ्तीश या जुर्माने के बगैर रिहा कर देने की मसलत पर गौर करता हुआ रुखसत हो गया। काम की कोई बात हमें मालूम नहीं हुई थी, चुनाचे हमने इजाजत चाही। चलते चलते मुझे नादली का कर्ज याद आया। यार शेख, वो 1000 जो मैंने दादू से लिए थे अभी तक अदा नहीं हुए हैं। मैंने कहा, शेख हंसा, कोई बात नहीं, 100 रुपया रोज के हिसाब से सूद अदा कर देना, उसका तो यही हिसाब है। अच्छा, मैंने कहा, आज रात हम आएंगे उस मुसीबत से निजात पाने के लिए। शेख ने मुसीबत सूद के बारे ग्रां को ही समझा दिया होगा, लेकिन मेरे नुक्ते नजर से खुद नादो एक मुसीबत बनने लगी थी। दुनिया कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी है। मोहसिन ने बाहर आके कहा, मसलन ये बोला और छोटू और इनके बरक्स बस कलंदर मरहूम और जमील सदीकी, जो आज तो मरहूम नहीं हो सके बगर कुछ नहीं। मैंने कहा, वो अपना काम करके निकल गया, अब वो किसी के हाथ नहीं आएगा। गवाही देगा लेकिन जीरा के लिए हाजिर नहीं होगा। जमाना हमको ढूंढेगा, ना जाने हम कहाँ होंगे। मेरा ख्याल इस केस में अब जान नहीं रही। मोहसिन ने कहा, ये दुश्मनों की सबसे बड़ी शिकस्त है। बाकी रह जाता है मारपीट और तोड़ फोड़ का मुकदमा, तब वो कोई संगीन मामला नहीं है। इसके जिम्मेदार किसी हद तक हमारे इश्तियाल अंगेज हालात थे। बज़ाहिर तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने कहा, लेकिन अक्लमंदों ने कहा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन अगर दिलावर जैसे हो तो खुद को किसी खतरे से महफूज समझना बेवकूफ़ी है। उन्होंने मीर शराफत अली के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद करने की कोशिश की और नाकाम रहे, तो क्या? इससे पहले वो मुझे मीर मोहम्मद के कत्ल में मुलव्वस करने का इंतजाम कर चुके थे। मुझ पर अब्दुल और शीदे के कत्ल का इल्ज़ाम तो यकीनन आ जाता, लेकिन मारने वाले हाथ से बचाने वाला हाथ जबरदस्त है। अब्दुल ने मरते मरते मुझे बचा लिया। मेरी कोशिश का क्या दखल था इसमें कि वो टेप आज बाहिफाजत अदालत तक पहुंच गया। करने वालों ने तो इस शहादत को ज़ाया करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। उसकी खातिर मीर मोहम्मद, उसकी बीवी और मस्कलंदर 3 अफराद तो अपनी जान से गए। ज्यादा से ज्यादा मैं मीर मोहम्मद के बारे में कह सकता हूँ, कोई सिंजाम का मुस्तहिक था, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे मस्कलंदर का खानदान, उन्हें किस बात की सजा मिली? उस इश्क की हकीकत को कभी मैंने नहीं समझा। मोहसिन बोला, मुज़ीका खेज नजर आने के बावजूद जमील सदीकी कितना अजीम है। कोई तसव्वुर कर सकता है उसके इश्क का? ये क्या था? सिर्फ एक औरत के उसूल की ख्वाहिश और उसमें नाकामी का रद्द-ए-अमल। वो जज्बात उसी शिद्दत के साथ जिंदा रहा। वो औरत किसी और की हो गई और शायद भूल भी गई कि जमील नाम के किसी शख्स ने उसे चाहा था। लेकिन कमाल देख के जब वक्त आया तो उसे सारी दुनिया में जमील से ज्यादा एतमाद के काबिल कोई नजर ना आया। और उसने कितनी अकीदत से ये बारे अमानत उठा लिया। कोई रकाबत नहीं, कोई खसद नहीं, कोई शिकायत नहीं, ये ख्याल नहीं कि बच्चे किसके हैं। तमाम उम्र एक नाम से निस्बत रही दिल को। कितनी हसरत से कहा था उसने कि हाँ, वो अजीज थी, मुझे बेहद अजीज थी। और इसे ही कहते हैं सच्ची मोहब्बत। सब ने यही समझा कि वो अपने और उस औरत के रिश्ते को तस्लीम कर रहा है। वो रिश्ता क्या था ये सिर्फ हम ही जानते हैं। जब उसने आतिश के जवां होने का जिक्र किया था तो कुछ देर के लिए उसका जहन भटक गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने फर्ज कर लिया है कि अगवा करने वालों ने उस औरत को कत्ल करके कहीं गाड़ दिया। लेकिन यह बात उसने कितने गैर जज्बाती अंदाज में कही। वजह वही कि उस औरत से वक्ती रिश्ता ना पहले था ना अब है। उसके ख्याल से और उसके तसव्वुर से पुरस्तश के जज्बात वाबस्ता किए जिंदा है। चुनाचे उसके जहन में वही पुरानी दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की है। तलखी उसके लहजे में उस वक्त आई जब वो एक औरत पर होने वाले मुजालम और बच्चों के ज़हन पर उनके असरात का जिक्र कर रहा था, मगर ये तलखी भी गैर ज़ाती थी। मेरा मतलब है, अगर वो किसी अजनबी औरत और उसके बच्चों को जिक्र करता तब भी उसका लहजा ऐसा ही तलख हो जाता।